बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम बोलो के साथ मैं हूं शाहिद रिंद। नाजरीन, आज की सबसे बड़ी खबर अगर हम कहें कि बिलावल भुट्टो की शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में हिंदुस्तान पहुंचना है तो गलत नहीं होगा। आज की सबसे बड़ी खबर ही यही है क्योंकि बिलावल भुट्टो जरदारी तकरीबन 12 साल बाद पाकिस्तानी वजीर खारजा होंगे जो कि इस वक्त हिंदुस्तान गए और बिलावल भुट्टो जरदारी शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में शिरकत के लिए वहाँ पहुँचे। हिंदुस्तान के साथ 2019 में जो पाकिस्तान की एक कशीदगी शुरू हुई थी और वो थी एयर स्ट्राइक के मामले से, और एयर स्ट्राइक के बाद जो पाकिस्तान ने जिस तरीके से रिस्पॉन्ड किया था और उसके बाद जो सूरत हाल थी उसमें तकरीबन एक साल एक ऐसी कशीदगी रही, ऐसा लग रहा था कि दोनों जौहरी ममालिक किसी जंग की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन फिर उसके बाद हमने देखा कि एक जंगबंदी हुई। एक और वाकया उसके बाद हुआ, एक सुपरसोनिक मिसाइल गलती से फायर हुआ। पाकिस्तान ने उस पर एक प्रेस रिलीज ज़रूर जारी की लेकिन कोई ऐसा एग्रेसिव जो है वो रिस्पॉन्स नहीं दिया जैसा कि पिछली एयर स्ट्राइक पर दिया था। तो उसके बाद से जो सूरत हाल है, कोई इतनी ज़्यादा कशीदगी नहीं है लेकिन आइडियल ताल्लुकात भी नहीं है। ऐसे सूरत हाल में शंघाई ताउन तंजीम के इजलास का हिंदुस्तान में होना और बिलावल भुट्टो जरदारी का उसमें शिरकत के लिए जाना, उस पर मुख्तलिफ किस्म की राय दोनों तरफ पाकिस्तान में और हिंदुस्तान में मौजूद है। लेकिन इसकी अहमियत क्या है और बिलावल का ये दौरा मुस्तकबिल के लिए क्या राहें मुतय्यन करेगा, इस टॉपिक पर बात करने के लिए हमें जिन मेहमानों ने ज्वाइन किया है उनमें हिंदुस्तानी हमारे साथ सहाफ़ी हैं रोहित शर्मा, एडिटर हैं इंडिया मैटर्स के। हमारे साथ होंगे दिफाई तज्जिया निगार ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब और डॉक्टर मारिया सुल्तान साहिबा। तीनों मेहमानों से हम बात करेंगे। गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं रोहित शर्मा से। रोहित, कैसे देखते हैं पाकिस्तानी वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी की इंडिया में लैंडिंग, गोवा में और शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में शिरकत को? देखिए, बिलावल साहब आ तो गए हैं यहाँ पे, लेकिन उससे पहले, आने से पहले उन्होंने कुछ बहुत अच्छे स्टेटमेंट्स नहीं दिए थे। तो उससे ये तो क्लियर था कि वो किसी बायलैटरल टॉक के मूड में नहीं है इंडियन काउंटरपार्ट से। और इंडियन साइड पे अभी तक इंडियन साइड के पास कोई भी ऐसी रिक्वेस्ट नहीं आई है कि वन ऑन वन वो मीटिंग चाह रहे हैं जयशंकर साहब से। तो हम वन ऑन वन मीटिंग्स की उम्मीद नहीं कर रहे हैं। और शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा फोरम है जहाँ पे बायलैटरल इश्यूज डिस्कस नहीं होते। सही। तो हम कोई बायलैटरल की उम्मीद नहीं कर रहे हैं। दैट मींस हमारे जो फ्रोजन रिलेशंस हैं वो वही रहेंगे। सही। उसमें कुछ चेंज की उम्मीद नहीं। रोहित, आपने कहा कि पाकिस्तान की तरफ से कोई रिक्वेस्ट नहीं की गई। पाकिस्तान रिक्वेस्ट इसलिए भी मेरे ख्याल से नहीं की गई कि हिंदुस्तान की तरफ से कभी भी उस गर्मजोशी का मुजाहरा पाकिस्तान के हवाले से नहीं किया गया। तो मेरा ख्याल है हमारी ये वजारत खारजा समझती है कि कोई ऐसी ज़रूरत नहीं थी और अगर ज़रूरत हुई तो तब देखा जाएगा। लेकिन अगर हम देखते हैं कि बिलावल 12 साल बाद तकरीबन हिंदुस्तान पहुँचे हैं, आप कह रहे हैं कि मुलाकात बायलैटरल नहीं होगी, लेकिन आज एक इशाइया है और उस इशाइये में जो शिरकत होगी तो वहां पे कोई मुलाकात, आमना सामना होने का इम्कान तो होगा। आमना सामना तो होगा ही भाई। जयशंकर इज द होस्ट, तो जयशंकर को सबसे हाथ मिलाना ही पड़ेगा। सब सामने आएंगे, प्लेनरी सेशन होते हैं, सारे के सारे फॉरेन मिनिस्टर साथ होंगे, आमना सामना तो होगा। लेकिन जब एक आप इसे इस तरीके से समझिए कि एक शादी का माहौल है, उसमें बहुत सारे गेस्ट हुए हैं, सब साथ बैठे तो क्या बात होगी। लेकिन एक वन ऑन वन हो तो अलग केस होता है और वन ऑन वन का कोई चांस नहीं। ऑफ कोर्स जयशंकर साहब जो है वो होस्ट हैं तो उन्हें अपनी होस्ट की मर्यादा रखनी पड़ेगी और नॉर्मल बातचीत तो होगी जो होगी। सही। अच्छा, चलें जयशंकर, रोहित शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर मारिया सुल्तान। डॉक्टर मारिया, बिलावल के विजिट को कैसे देखती हैं और खासकर हमें जहन में रखना होगा बिलावल का वो स्टेटमेंट जो उन्होंने इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी के हवाले से दिया था। तो आपके ख्याल में बिलावल इंडिया में भी कुछ सरप्राइज देकर आएंगे या फिर एक नॉर्मल सा विजिट होगा, SCO में शिरकत होगी और देन वापसी हो जाएगी? देखिए, मेरे ख्याल से हमें इस विजिट को उसी सतह पे लेना चाहिए जिस सतह के ऊपर ये विजिट हो रहा है। पहली बात तो ये SCO के प्लेटफॉर्म से हो रहा है, तो इसके बुनियादी मकसद इस विजिट का SCO के अंदर पाकिस्तान की शमूलियत है और पाकिस्तान का जो किरदार है आइंदा इलाकाई ताउन के लिहाज से। सही। पहली बात हिंदुस्तान के लिहाज से तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान हिंदुस्तान ताल्लुकात में कोई तब्दीली नहीं आएगी। सही। और ना ही बिलावल भुट्टो साहब इस वक्त इस किस्म का कोई भी जो है मेरे ख्याल से चैलेंज लेंगे जिसमें वो जो इस वक्त सियासत की हुकूमत पॉलिसी है 5 सितंबर 2019 के बाद उसमें किसी किस्म की तब्दीली आएगी। इसलिए भारत के साथ कम और SCO का विजिट ज्यादा है।
सही। मारिया, इसके फौरी बाद हम देखते हैं कि चाइनीज़ वज़ीर ख़ारजा SCO के बाद पाकिस्तान आएंगे और बिलावल भी वापस यहाँ पहुँचेंगे, तो चाइना के साथ लाजमी सी बात है SCO में पाकिस्तान की जो शिरकत है, ख़ासकर हिंदुस्तान के इजलास में जाने की बुनियादी वजह जो हमें लगती है बिलावल के वीडियो स्टेटमेंट से और प्राइम मिनिस्टर के ट्वीट से, और जैसा आपने भी कहा कि वहाँ पर चाइना, रशिया समेत जो 4 सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं उनकी मौजूदगी है। तो इसका इम्पैक्ट जब चाइना के वजीर खारजा यहाँ आएंगे, उससे पहले हमें नज़र में रखना होगा कि चाइना से आर्मी चीफ दौरा करके वापस आएँ, तो उस दौरे को कैसे देखती हैं? देखिए, ये जैसे आप कह रहे हैं और जैसे आपने वजाहत भी दी है, SCO बुनियादी तौर के ऊपर चीनी और रूसी सरबराही के अंदर एक इलाकाई ताउन की तंजीम है, जिसमें पाकिस्तान और हिंदुस्तान की अभी फुल मेंबर के तौर के ऊपर शमूलियत हुई है। अब ऐसी सूरत हाल में जब चीनी वजीर खारजा का पाकिस्तान आना इस बात की अक्कासी करता है कि इस वक्त पाकिस्तान और चाइना न सिर्फ एक दूसरे के साथ अपने ताल्लुकात को इस्तवार करेंगे, लेकिन बड़ी हद तक जो इस वक्त हमें चैलेंजेस हैं IMF से, बड़ी हद तक जो हमें चैलेंजेस हैं बैनुल अक़वामी सतह पे वेस्टर्न ब्लॉक की तरफ से, उसको बड़ी हद तक आप मिटिगेट करने में कामयाब होंगे। इसके साथ साथ आपका इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि इक़्तिसादी तौर पे और जो इस वक्त इलाकाई गैर यकीनी सूरत हाल बिलखसूस अफगानिस्तान या राइज ऑफ आइसिस या इस किस्म के साथ जो भी गैर रवायती आपको खदशात हैं, उनके अंदर आपको कोई तावन मिले, चाहे इसके अंदर डिजीज आउटब्रेक है, चाहे इसके अंदर आइसिस है, चाहे इसके अंदर इस किस्म की तमाम चीजें। तो ये उस जो है ना कॉन्टेक्स्ट के अंदर ना सिर्फ ये दौरा भी अहम है, उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर आइंदा आने वाला जो चीनी वजीर खारजा है उनका जो दौरा है वो भी उतनी ही अहमियत का हामिल होगा। रोहित, आपके ख्याल में जो SCO की मीटिंग होगी उसमें लाजमी सी बात है, हम देखते हैं कि चाइना और इंडिया के माबैन भी जो सिचुएशन है, खासकर जो इंडियन डिफेंस मिनिस्टर की अभी कुछ दिन कबल भी मुलाकातें हुई थी अपने चाइनीज़ काउंटर पार्ट के साथ, जो बॉर्डर की सिचुएशन है चाइना और इंडिया की, उसमें कोई रिलीफ आपको लगता है कि हो पाएगा या नहीं, वो डेडलॉक अपनी जगह बरकरार रहेगा? रोहित, देखिए वो डेडलॉक बरकरार है। मैं जरा रोहित से, मारिया इस पर आपसे दोबारा लेता हूँ, जरा रोहित से कमेंट लेना चाह रहा था। अच्छा, आई एम सॉरी। मैं मारिया जी से इत्तेफाक रखता हूँ, इसमें कोई चेंज नहीं आने वाला, बिकॉज ये एक ऐसा फोरम है ना, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जो कि जिसको फ्यूचर में हम लोग परसीव करते हैं एज एन ऑल्टरनेटिव टू नेटो। अभी वो नेटो का काम नहीं कर रहा है, लेकिन बाद में कहीं जाके कर सकता है, पहली चीज। दूसरी चीज, इसमें बायलैटरल चीजें नहीं आएंगी, और तीसरी चीज, इसी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के फोरम में हमारे दोनों फॉरेन मिनिस्टर और दोनों डिफेंस मिनिस्टर कई बार मिल चुके हैं। सही, अगर होना होता तो 10 बार सॉल्व हो चुका होता, तो सॉल्व करने के उससे कोई नहीं है, वो अभी नहीं होने वाला है। और इंडिया चाह रहा है कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन आराम से निकल जाए। G20 भी अब हमारे पास है, हम श्रीनगर में मीटिंग्स करा रहे हैं। सही, और कल ही दो टेररिस्ट एलिमिनेट किए जो कि लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस करने की कोशिश कर रहे थे। रोहित, इस पर G20 पर आपका कमेंट लेता हूं। इस पर पाकिस्तान में काफी जो है ना हमने देखा है कि तासुरात मुख्तलिफ हैं। मारिया, आपके ख्याल में SCO की मीट से रिजल्ट्स क्या निकल सकते हैं जो अभी होने जा रही है इंडिया में? SCO में जो भी कुछ हो रहा है उसमें कोई बात ढकी छुपी नहीं है। उसमें सबसे बड़ी बात यही है कि जो इस वक्त इलाकाई खतरात हैं, बिलखुसूस अफगानिस्तान, इसके अलावा इलीगल माइग्रेशन, सिंगल करेंसी स्वैप एग्रीमेंट, और इसके साथ साथ जो इक्तिसादी और जो एक तरह से आप कह सकते हैं माशी तावन के अंदर जो कुछ हो सकता है, उस किस्म की आपको चीजें नजर आएंगी। इस वक्त हिंदुस्तान का SCO समझ को अपने मुल्क में जो है एक तरह से आप कहेंगे कि उसको का इनेकाद इस बात की अक्कासी करता है कि जहां वो अमेरिका के साथ जाना चाह रहे हैं वहाँ इसके साथ साथ एक बायलैटरल पॉलिसी को ओपन रखना चाहता है, मल्टीलैटरल पॉलिसी को ओपन रखना चाहता है। सही। लेकिन ये मुश्किल होता जाएगा, क्योंकि एक वक्त जरूर आएगा कि जहां उनको अपने दोनों जो ताल्लुकात हैं SCO के साथ और इसके साथ साथ अमेरिका और क्वाड के साथ जो कर रहे हैं, उनके अंदर इस बात का फैसला करना पड़ेगा। क्योंकि अगर क्वाड जो है कल मुस्तकबिल में SCO और इस इलाके की जो ताकतें हैं उनके खिलाफ काम करता है, तो जाहिर है ये बहुत बड़ा चैलेंज बनेगा पाकिस्तान के लिए भी। मारिया, हम देखते हैं कि ये बड़ा चैलेंज है कि उसने एक सुपर पावर का अगर इंतखाब करना है, खासकर जो खित्ते में सूरत हाल बदल रही है, खासकर ईरान और सऊदी अरब के दरमियान जो टाइज में तब्दीली आ रही है, तो आपको ऐसा लगता है कि पाकिस्तान भी अपना कोई फैसला इस सिलसिले में आने वाले अरसे में करेगा? देखिए, पाकिस्तान को आज नहीं तो कल ये फैसला तो करना होगा, और ये फैसला जाहिर है आपका जो है इलाकाई ताकतों के साथ ही जाएगा। रही बात इसकी कि आप इस वक्त इस पोजीशन में हैं या नहीं, इसमें सबसे बड़ा मसला यही है कि
1945 के बाद आपका जो बाज़ाब्ता तौर के ऊपर जो आप एक तरह से कह सकते हैं आप वेस्टर्न ब्लॉक का हिस्सा रहे हैं। यही वजह है कि इस वक्त इक़्तिसादी, माशी और सिक्योरिटी तौर पे आपके बहुत सारे ताने बाने उनके हैं। अब अगर आप इसको शिफ्ट करते हैं और ईस्टर्न ब्लॉक की तरफ जाते हैं और एक नए वर्ल्ड ऑर्डर में आप अपनी पावर्स को बैलेंस करते हैं, तो सबसे बड़ा मसला आपके पास ये है कि आपके तजारती लिहाज से आप किस तरह अपनी सादियत को, इक़्तिसादी सूरत हाल को मुस्तहकम करते हैं। उसमें आप क्या इस वक्त जुआन में आप करेंसी स्वैप एग्रीमेंट कर चुके हैं। अगर हम रशिया के साथ भी करेंसी स्वैप एग्रीमेंट करते हैं और ईरान के साथ और सऊदी अरेबिया के साथ, तो बड़ी हद तक आपके पास एक नया फ्रेमवर्क आ जाएगा जिसमें न सिर्फ आप इस खित्ते के अंदर पाकिस्तान की सूरत हाल को ज़्यादा ईस्ट की तरफ देखेंगे, बल्कि उसके साथ साथ इक़्तिसादी तौर पर भी पाकिस्तान की जो एक तरह से आप कह सकते हैं ना पाकिस्तान का मक्का थोड़ा सा तब्दील हो जाएगा। तो ये एक नेचुरल ट्रांजिशन है जो होनी है, लेकिन ये तब तक मुमकिन नहीं जब तक कि आप IMF और वर्ल्ड बैंक और जो वेस्टर्न ब्लॉक है उससे आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को एक्सट्रीकेट नहीं कर। रोहित, आपको नहीं लगता कि जिस तरीके से मारिया कह रही हैं रीजन में जो चीजें तब्दील हो रही हैं, जिस तरीके से आने वाले अरसे में किसी न किसी स्टेज पे दोनों मुल्कों को, पाकिस्तान और हिंदुस्तान को भी बैठकर अपने जो ताल्लुकात होंगे उनको बेहतर करने की आज नहीं तो कल इब्तदा तो करनी होगी? ये बात इंडिया कई साल से बोल रहा है। हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी भी बोल के गए थे कि हम दुश्मन और दोस्त चूज कर सकते हैं, नेबर्स नहीं कर सकते। देखिए ये करनी पड़ेगी, बट देन प्रॉब्लम है इसके हर आदमी एक्नॉलेज करता है कि टेररिज्म पाकिस्तान से आता है, लेकिन उसको रोकने का किसी का लेकिन रोहित देखें आप जो बात कर रहे हैं ये वो एक ऐसा पॉइंट है जिस पर सिर्फ जिसे कहते हैं नैरेटिव्स बिल्ड किए जा सकते हैं, जिस पर बहस की जा सकती है, इससे रिलेशंस आगे नहीं बढ़ेंगे। अगर आप ये बात करते हैं तो फिर बालाकोट के आपके मामलात थे या जो आपके फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस हैं, ये सारा हिस्ट्री है। अगर आगे की बात करनी है तो फिर माजी को भूलना पड़ेगा मेरे ख्याल से। मैं ये बोल रहा था कि जब इंडिया का एक स्टैंड है कि जब तक टेरर बंद नहीं होगा हम बात नहीं कर पाएंगे। सही, टेरर बंद हो गया हम बातचीत कर रहे हैं ना, हम तो तैयार खड़े हैं। आप ये समझिए जब हम लोगों को सीज फायर करनी थी बॉर्डर पे तो हम लोगों ने कर दी, ठीक है, लेकिन उसके बाद जो आपकी वॉयलेशंस हैं बॉर्डर की वो भी 700 से ज्यादा हैं। रोहित आपका और डॉक्टर मारिया सुल्तान आपका दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना वक्त दिया। नाजरीन ब्रेक लेते हैं छोटी सी और ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पर जाने से पहले हमने SCO समिट और उसकी जो सिचुएशन है उस पर इंडियन जर्नलिस्ट और पाकिस्तान की सिक्योरिटी उमूर की माहिर डॉक्टर मारिया सुल्तान से बात की। ब्रेक के बाद इस पर खारजा उमूर के लोग क्या राय रखते हैं इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जो मेहमान खारजा उमूर के माहिर हैं, साबिक सेक्रेटरी खारजा रहे हैं एजाज चौधरी साहब। एजाज साहब आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। और कैसे देखते हैं आप SCO समिट में बिलावल की जो शिरकत का फैसला है उस पर दो तरह की राय हमारे पास देखी जा रही है कि कुछ लोगों का ये ख्याल है कि उन्हें जाना चाहिए था, कुछ लोगों का ये ख्याल है कि उन्हें वीडियो लिंक पर शिरकत करनी चाहिए थी। तो हिंदुस्तान में 12 साल बाद किसी वजीर खारजा का जाने को कैसे देखते हैं और बिलावल की इस विजिट का डिसीजन ठीक था या? जी, मैं समझता हूं कि जहां तक तो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का ताल्लुक है, हमारे वजीर खारजा का होना वहां बहुत ही जरूरी था। उसकी वजह यह है कि हमारे जो बाकी ममालिक हैं, चीन है, रूस है और सेंट्रल एशियंस हैं, इन सब के साथ बड़े कभी ताल्लुकात हैं और SCO के साथ हमारी कमिटमेंट किसी तौर पर भी कमजोर नहीं पड़नी चाहिए। तो उस हद तक तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि इन्होंने फैसला किया जाने का। इसका कोई हिंदुस्तान के साथ ताल्लुक नहीं है, ये मल्टीलैटरल है, दो तरफा नहीं। हाँ, अगर वहां पे हिंदुस्तान के साथ कोई मीटिंग हो जाती है जिस तरह माजी में हुआ करता था तो इसमें कोई मजायका नहीं होगा, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि हिंदुस्तान शायद इसके लिए तैयार नहीं है। इसलिए हमारे अपने वजीर खारजा को मेरे ख्याल में कुछ रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। इंसान फीका पड़ता है जब कहता है और आगे से वो ना करें। उनका रवैया भी कोई इस वक्त ज्यादा सही नहीं है पाकिस्तान की तरफ, तो रिक्वेस्ट नहीं करनी चाहिए। लेकिन अगर वो खुद रिक्वेस्ट करें इंडियंस तो आपको उनसे भी मिलना चाहिए। एजाज चौधरी साहब, जैसे कि हम डॉक्टर मारिया सुल्तान और रोहित शर्मा से बात कर रहे थे तो उन दोनों का एक ओपिनियन था कि ये SCO की जो समिट है उसमें कोई बायलैटरल मामलात पे प्रोग्रेस नहीं हो सकती। लेकिन एक और स्कूल ऑफ थॉट मौजूद है कि चाइना ने जिस तरीके से सऊदी अरब और ईरान के दरमियान एक रोल प्ले किया है, तो चाइना कोई मुस्तकबिल में आने वाले दिनों में और इन सारे सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान कोई किरदार अदा कर सकता है। आप इस थ्योरी से एग्री करते हैं?
ये बहुत चेमगोइयां हो रही हैं कि क्या चीन जिसने अभी हाल ही में सऊदी अरब और ईरान के दरमियान एक अच्छा किरदार अदा किया, तो क्या वो मीडिएटर बन सकता है हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान? मेरी अपनी जाती असेसमेंट ये है कि ये नहीं होगा। उसकी बुनियादी वजह यह है कि मीडिएशन उस वक्त चलती है जब दोनों पार्टीज तैयार हों, और आपको पता है कि पाकिस्तान तो हमेशा ही थर्ड पार्टी मीडिएशन के लिए तैयार रहा, लेकिन हिंदुस्तान ने कभी इस पे आमादगी जाहिर नहीं की है, पहली बात। दूसरी बात यह कि चीन के साथ हिंदुस्तान के जो ताल्लुकात हैं वो स्ट्रेटेजिक लेवल पे वो कोई इतने अच्छे नहीं हैं, वो उनको राइवल ही समझते हैं। तो मैं नहीं समझता कि चीन को वो ये तैयार होंगे ये वाला मर्तबा देने के लिए कि वो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के मसाइल जो है वो हल कर सके। और तीसरी बात यह है कि हिंदुस्तान के अंदर भी कोई ख्वाहिश नहीं है कि हमारे मसाइल को हल किया जाए, तो इसलिए मुझे तो ऐसा होता मुस्तकबिल करीब में नजर नहीं आ रहा। एजाज चौधरी साहब, आपके ख्याल में एससीओ के समिट के फौरन बाद जो चाइनीज़ वज़ीर ख़ारजा हैं उनका दौरा पाकिस्तान होगा, और इसकी अहमियत हम इसलिए भी ज़्यादा लिंक करते हैं कि हाल ही में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर चाइना का तकरीबन 4 रोज़ा दौरा करके आए हैं, और उसके फ़ौरन बाद एससीओ समिट में वज़राए ख़ारजा का इकट्ठा होना और वहाँ से वापसी पर चाइनीज़ वज़ीर ख़ारजा का पाकिस्तान आना, तो पाकिस्तान और चाइना के जो स्ट्रेटेजिक रिलेशंस हैं और जो इकनॉमिक रिलेशंस हैं उसके हवाले से इस दौरे को कैसे देखते हैं? बिल्कुल, ये दुरुस्त है कि चीन के साथ जो हमारे ताल्लुकात हैं वो एक बार फिर बढ़ावे की तरफ जा रहे हैं, जो बहुत अच्छी बात है और होना भी चाहिए। चीन के साथ जो ताल्लुकात हैं वो नीचे आने ही नहीं चाहिए कभी। ये हमारा बड़ा देरीना दोस्त है, कभी इसने पाकिस्तान में इंटरफेयर नहीं किया, पाकिस्तान ने चीन के मामलात में इंटरफेयर नहीं किया, बैनुल अक़वामी फोरम पे हमेशा हमारा साथ दिया है। तो चीन के साथ अच्छी बात है कि चीफ भी वहां पे गए, आर्मी चीफ भी गए और उनके वजीर खारजा भी आएंगे, ये बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात यह है कि चीन के हवाले से 2 चीजें अहम हैं। एक तो हमारा 2 तरफा जो इक्तिसादी मामलात हैं वो बहुत ही अहमियत के आमिल हैं, और इसमें मेरे ख्याल में जो थोड़ी सी कमी या सुस्ती आई थी सेकंड फेज की CPEC के, उसमें दोबारा उसको उठाने की जरूरत है। और साथ ही साथ जो चीन ने जो किरदार अदा किया है ईरान और सऊदी अरब के लिए, अब दोनों में चीन के साथ इक्तिसादी ताल्लुकात बढ़ेंगे, तो एक मुस्तकबिल करीब में ये देखा जा सकता है कि इनके ताल्लुकात जो इक्तिसादी बढ़ेंगे तो पाकिस्तान उससे बहुत बहरावर हो सकता है। तो चुनाचे हमारे हंगामी बुनियादों पर हमें अपनी ग्वादर पोर्ट बिल्कुल तैयार रखनी चाहिए, हमें जो कॉरिडोर है उसको तैयार करना चाहिए, ताकि आप देखेंगे उससे जो डिविडेंड्स निकलेंगे चीन के इन दोनों मुल्कों के साथ तिजारत के और सरमायाकारी के, पाकिस्तान तो बीच में बैठा होगा, इसलिए हमें बहुत इसका फायदा होगा। एजाज चौधरी साहब, एक पाकिस्तान के क़याम से लेके अब तक एक ये डिबेट भी होती है कि पाकिस्तान ने इब्तदा में ही जो ब्लॉक पॉलिटिक्स में मॉस्को के बजाय वाशिंगटन जाने का फ़ैसला किया था, वो फ़ैसला गलत था और उसके नताइज हमने भुगते। फिर इसका एक काउंटर आर्ग्यूमेंट भी मौजूद है कि जी जो सूरत हाल थी उसमें यही सब कुछ सूट करता था। लेकिन इन सारी सिचुएशन में हमने देखा कि पाकिस्तान ने बाकी किसी मुल्क के मुकाबले में चाइना के साथ फिर भी अपने ताल्लुकात को कभी भी कमज़ोर नहीं पड़ने दिया किसी भी सुपर पावर की जो है ना मुतालबे पर। लेकिन एक बार फिर ब्लॉक पॉलिटिक्स की बात हो रही है, खित्ते में चीज़ें तब्दील हो रही हैं और एक बार फिर ऐसी बातें हो रही हैं कि पाकिस्तान को अब इंतखाब करना होगा चाइना या अमेरिका में से किसी एक का। तो आपके ख्याल में पाकिस्तान जो माजी में कोशिश करता रहा है, गुज़िश्ता 2-3 दहाइयों से हम ये देखते हैं कि नैरेटिव है कि पाकिस्तान को अमेरिका के साथ भी ताल्लुकात रखने चाहिए, चाइना के साथ भी रखने चाहिए और दोनों को पैरेलल चलाना चाहिए। ऐसे फैसले वो ममालिक करते हैं जिनकी मईशत बहुत मुस्तहकम हो, जिनसे आलमी ताकतें भी बात करते हुए सोचती हों। जिस मुल्क की अपनी मईशत इतनी कमज़ोर हो, जहाँ इतना पॉलिटिकल बहरान हो, क्या वो अफोर्ड कर सकते हैं कि ब्लॉक का इंतखाब किए बगैर आगे बढ़ सकें? देखिए, बैलेंस ऑफ पावर तो वो 2 कुव्वतों के दरमियान होता है या 2 बड़ी कुव्वतें कहीं किसी तीसरी कुव्वत के विज़ावी करती हैं। पाकिस्तान को अपने मफादात देखने हैं, सही। पाकिस्तान के मफादात चीन से बड़े वाबस्ता हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इसका यह मतलब हरगिज नहीं कि पाकिस्तान के अमेरिका के साथ और यूरोप के साथ जो ताल्लुकात हैं उनको कम किया जाए। हत्ता कि चीन खुद भी हमें ये नहीं कहता, बल्कि वो कहता है कि आपके अमेरिका के साथ ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए। देखिए, दुनिया बदल गई है।
ये बैलेंस ऑफ पावर की बात नहीं है, ये अपने इंटरेस्ट की बात है, अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट की बात है। मैं इसलिए बिल्कुल इस बात का कायल नहीं हूं कि आप किसी एक खैमे में घुस जाएं। हमें अपने तमाम ताकतों के साथ ताल्लुकात रखने चाहिए, क्योंकि यही हमारे इक़्तिसाद के लिए, हमारी सियासत के लिए बेहतर होगा। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया एजाज चौधरी साहब, आपने हमें वक्त दिया और खारजा उमूर पर खासकर SCO समिट और पाकिस्तान के जो रीजनल और इंटरनेशनल रिक्वायरमेंट्स हैं उन पर हमसे बात की। नाज़रीन, इस वक्त लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आपको बताऊंगा कि ब्रेक के बाद हम किस टॉपिक पर बात करेंगे। वो है साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेशी और कल अदालत की जो समाअत होने जा रही है इंतखाबात के इनेकाद के हवाले से। इसके लिए हमें ज्वाइन करेंगे सीनियर जर्नलिस्ट हसन अयूब, उनसे हम इनसाइट्स पर बात करेंगे। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर हाजिर खिदमत हैं। ब्रेक पर जाने से पहले हम SCO समिट और उसके जो असरात हैं पाकिस्तान की, उस पर बात कर रहे थे। ब्रेक के बाद पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिचुएशन, इमरान खान साहब की आज इस्लामाबाद की अदालत में पेशी, कौमी असम्बली का इजलास, ये सारी अहमियत की हामिल बातें। कौमी असम्बली के इजलास में आज सरदार अयाज सादिक ने जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के हवाले से एक अहम मुतालबा किया। वो मुतालबा क्या है, सुनिए। जस्टिस मज़ाहिर नकवी साहब के केस को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को भेजा जाए विद द डायरेक्शन के FBR और ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान स्पेशल ऑडिट 15 दिन में कंडक्ट करके सोर्स ऑफ इनकम, कहां से पैसे आए, कितने का प्लॉट लिया, मार्केट वैल्यू किया है, टैक्सेस कितने जमा कराए, कंस्ट्रक्शन के ऊपर जितना लगा, वो सारी चीजें हो सकती हैं ताकि बाकी जज साहबान के ऊपर ये उंगली ना उठाई जाए। नाजरीन, सरदार अयाज सादिक ने जो मुतालबा किया, आईनी और कानूनी तौर पर क्या पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ये कर सकती है या नहीं, इस पर तो अदालत ही जवाब देगी, क्योंकि एक मौजूद जज का मामला है। अदालत और पार्लिमान का जो स्टैंड ऑफ है वो हमें नज़र आता है। लेकिन सबसे अहम जो आज इमरान खान साहब की पेशियाँ थी अदालतों में, आज इमरान खान साहब की पेशी से कबल गुज़िश्ता रोज़ से हमने ये देखा कि मुख्तलिफ यूट्यूबर्स और व्लॉगर्स की जानिब से एक हैजान बपा किया गया, एक ऐसी सूरत हाल पैदा की गई जिसमें ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की गिरफ्तारी के लिए तमाम मुल्क से फोर्सेस तलब कर ली गई और उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। आज वो अदालत में पेश हुए। अदालत में जो पेशी थी उनकी, उस पेशी के मौके पर उन्होंने जो गैर रस्मी गुफ्तगू की, उस गैर रस्मी गुफ्तगू में उन्होंने एक बार फिर वही अपना रिवायती अंदाज दोहराया और उस रिवायती अंदाज में उन्होंने एक बार फिर जो इदारे हैं, इदारों से मुंसलिक लोग हैं, उन्हें तनकीद का निशाना बनाया, उन पर बातचीत की। इमरान खान साहब की जो आज अदालत की पेशी थी व्हील चेयर पर थी और आज भी उनकी ख्वाहिश थी कि उनकी गाड़ी को उसी तरह अनोखे लाडले की तरह स्पेस दी जाए जो पहले दी जाती रही है, लेकिन आज अदालत की जानिब से वो स्पेस नहीं दी गई, तो उन्हें व्हील चेयर पर वो पहुंचे। व्हील चेयर का मामला क्या है, टांग की सूजन क्यों बढ़ी, और कल जो अदालत में समाअत होने जा रही है कि इस 3 रुकनी बेंच के सामने कल सुबह 11:30 बजे होगा, इस सारी सूरत हाल में क्या होने जा रहा है। और इमरान खान साहब को अगर ये लगता है कि वो इदारों पर जो तनकीद करके क्या अपने अहदाफ हासिल कर लेंगे, इदारे 12 DGISPR अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में 12 ये बात कह चुके हैं। 12 इदारों से जब हमारी बात होती है वो कहते हैं कि तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस उनके लिए इक्वली रिस्पेक्टेबल हैं, चाहे वो PTI हो, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो। हुकूमत के हवाले से उन्होंने कहा कि जो ताल्लुक इदारे का, बिलखुसूस आर्मी का हुकूमत के साथ जो ताल्लुक है वो कॉन्स्टिट्यूशनल है, वो पॉलिटिकल नहीं है, उसे पॉलिटिकल ना किया जाए। इदारे ए पॉलिटिकल रोल प्ले करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि खान साहब इदारों के किरदार को मुतनाज़ा बनाकर चाहते हैं कि वो अपने अहदाफ हासिल करें, तो बज़ाहिर इदारे उसके लिए तैयार नजर नहीं आते और वो अपना कॉन्स्टिट्यूशनल और ए पॉलिटिकल रोल कंटिन्यू करना चाहते हैं। लेकिन पॉलिटिकल डायनेमिक्स में और जो स्टैंड ऑफ हमें नजर आ रहा है पार्लियामेंट और अदलिया का, उसमें इनसाइट्स क्या हो रही हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़िया निगार हैं, सुप्रीम कोर्ट को बहुत गहरी निगाह से कवर करते हैं, हसन अयूब। हसन को खुशामदीद कहता हूँ। हसन, क्या सूरत हाल देख रहे हैं पॉलिटिकल फ्रंट पे, अदालती फ्रंट पे होने क्या जा रहा है? लड़ाई होने जा रही है, तसादुम स्टैंड ऑफ जो आप कह रहे हैं वही होने जा रहा है, सब दुनिया को नज़र आ रहा है। अब देखना ये है कि एक ये कह सकते हैं कि अदालत को एक ऑप्शन मिली है, यानी एक पतली गली का रास्ता मिला है जहाँ से अदालत अगर निकलना चाहे तो वो निकल सकती है।
और वो है पतली गली जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की रिव्यू पिटिशन है। सही। वो कह रहे हैं कि 4 अप्रैल का जो अपना फैसला है उस पर रिव्यू कर दें, क्योंकि पहले ही चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल ये रिमार्क्स दे चुके थे जब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की जो है वो एक एप्लीकेशन आई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि अपने ऑर्डर को रिकॉल कर ले, यानी वापस ले ले सुप्रीम कोर्ट। तो उन्होंने कहा कि ये मुमकिन नहीं है, हम उसको निपटा दिया। उन्होंने कहा हम आगे गुजर चुके हैं, तो अब आप रिव्यू फाइल करें। उन्होंने गवर्नमेंट को कहा, लेकिन गवर्नमेंट ने नहीं किया, तो इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो है ये रिव्यू फाइल कर दिया गया है। तो ये एक दरमियानी रास्ता जो है वो नजर आ रहा है, क्योंकि जो पहले दरमियानी रास्ता तलाश करने की कोशिश की गई थी मुज़ाकरात का, तो वो तो नाकाम हो चुकी है ना उसके ऊपर। तो अब वो मुज़ाकरात क्यों नाकाम है, हतमी बात है। उसकी वजह ये है कि पीटीआई ने अपनी एक एप्लीकेशन जमा करा चुकी है सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें कह दिया है कि 14 मई को इंतखाबात पंजाब के कराने के हवाले से अपने फैसले पर अमल दरामद करा दें। सही, जो तौहीन अदालत वाली मेरे ख्याल है फवाद चौधरी वाली तौहीन अदालत नहीं है। अच्छा, वो नहीं, ये बेसिकली अमल दरामद कह रहे हैं कि अमल दरामद कर दें। इसी के अंदर जो कल केस फिक्स हो चुका है, जिसमें जो एक आम शहरी की दरख्वास्त है, ये जो सिविल पिटीशन 9 है, कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन 9 है, और उसमें उस आम शहरी ने कहा है कि मुल्क में एक साथ इंतखाबात कराए जाएं, जिस शहरी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं शाखावर। अच्छा, जो हाँ, ये शाखावर साहब वाला बहुत इंतहाई अहमियत का आमिल केस है, लेकिन जो कल इलेक्शन कमीशन की जानिब से गई है रिव्यू, वो अभी तक मेरा ख्याल है फिक्स नहीं हुई। जी वो फिक्स नहीं हुई, उसको नंबर अलॉट हो चुका है। नंबर अलॉट हो चुका है, और नंबर अलॉटमेंट के बाद जो है वो फिक्सेशन भी हो ही जाएगी, जारी बात है, उस पर अब एतराज कोई नहीं है। अच्छा, आपने कहा कि लड़ाई होने जा रही है, दूसरी तरफ आपने कहा कि एक स्पेस है बंद गली से ऑप्शन है ना जी, अदालत के पास ऑप्शन है कि वो तसादुम करती है या वो पतली गली से निकलना चाहे। राना साहब ने तो वाज़ेह तौर पे कहा है कि वो तैयार हैं लड़ने के लिए। नदीम मलिक साहब के इंटरव्यू में ये राना साहब से क्या मतलब, उससे पहले से तैयार हो चुकी थी गवर्नमेंट। देखिए, एनफ इज एनफ। देखिए, अदालत का काम ये है, अदालत की पता है मोरल अथॉरिटी तब होती है जब तमाम जजेस एक साथ हों, एक हाथ एक जो है ना एक मौका बन जाए। लेकिन ये तमाम जो इस वक्त आधी सुप्रीम कोर्ट है वो अलग है और आधी सुप्रीम कोर्ट अलग है। हसन, एक तासुर ये है कि दोनों के पास एक ऑप्शन मौजूद है, अदालत और पार्लिमान के पास। जहां पार्लिमान किसी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के इशारे देती है, अदालत के पास एक हथियार बड़ा तौहीन अदालत की कार्रवाई है। एक तासुर यह है कि जो जहां से भी पहला अटेम्प्ट हुआ वो विनर होगा। आप इससे एग्री करते हैं, चाहे अदालत से हो या पार्लियामेंट से हो? मैं नहीं एग्री करता। उसकी रीजन ये है कि वो देखें, वर्स्ट केस में एक मिनट की सोच में पर्पस ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव है इलेक्शन करवाना। सही। 1 मिनट के लिए तौहीन अदालत लगाकर शहबाज शरीफ साहब को नाअहल कर देते हैं। सही। तो पार्लियामेंट में तो 181 की उनकी इस टाइम मेजोरिटी मौजूद है। सही। तो एक अगर वो हो जाएगा तो नया प्राइम मिनिस्टर आ जाएगा। सही। तो ऑब्जेक्टिव तो अचीव नहीं कर पाएंगी, और प्राइम मिनिस्टर को घर भेजना कोई इतना आसान काम नहीं होता। इस मरतबा प्राइम मिनिस्टर को घर भेजने के लिए 2 प्राइम मिनिस्टर भेज दिए घर। एक को टिल द राइज ऑफ कोर्ट पर भेजा, एक को जो है नाकामे पर भेजा। जी नहीं, वो टिल द राइजिंग ऑफ द कोर्ट ये था कि वो कह रहे थे कि लेटर लिखिए, वो लेटर नहीं लिख रहे थे। प्राइम मिनिस्टर को ही ऑर्डर था। अगर यहाँ डिस्क्वालीफाई कर देते हैं और प्राइम मिनिस्टर नहीं मानते। अल जिहाद केस के अंदर उन्होंने बेसिकली मुस्तफा इंपैक्ट केस के अंदर उन्होंने डिफाइन कर दिया गवर्नमेंट, वो फेडरल कैबिनेट है और प्राइम मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर अकेला नहीं है। अगर तो उन्होंने कंटेम्प्ट करनी है तो अभी कैबिनेट के ऊपर भी कंटेम्प्ट नहीं लगनी। मामला ये है कि कैबिनेट ने तो मंजूर करके जो है वो पार्लियामेंट को मोशन भेज दिया पार्लियामेंट में। सही। अब पार्लियामेंट ने रिजेक्ट कर दिया मोशन, तो पार्लियामेंट की स्वाबदीद है। अदालत पहले कह रही थी कि आप जो है वो पहले जो है 21 अरब रुपया फंड ट्रांसफर कर दें इलेक्शन कमीशन को और बाद में उसकी मंजूरी ले लें। अभी मई चल रहा है। सही। और जून में बजट आना है। सही। तो 1 महीने का टाइम है। सही। इस टाइम में अगर पार्लियामेंट दोबारा रिजेक्ट कर दे तो मेरे ख्याल से इतना रिस्क कोई भी बंदा नहीं ले सकता। 14 मई को इंतखाबात, अभी तक सुप्रीम कोर्ट कह रही है उनका ऑर्डर मौजूद है, और जब तक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर मौजूद है उसकी कंप्लायंस नहीं होती, 15 मई की सुबह पाकिस्तान में क्या सिचुएशन होगी? यही जो आज है, कोई भूचाल नहीं होगा। देखिए, बात बड़ी सिंपल है। अदालत को वो ऑर्डर देना चाहिए जो इम्प्लीमेंट हो। ऐसे ऑर्डर देने ही नहीं चाहिए जिस पर अमल दरामद ना हो सके। जितने भी इंतजाम इंतजाम के जिम्मेदार इदारे थे वो तमाम कह रहे थे कि एक्शन नहीं हो सकते। आपने 14 दिन 30 अप्रैल के बाद एक्सटेंड करके आप कहते हैं जी कि 14 दिन के बाद एक्शन करें। आपको हसन नहीं लगता कि गवर्नमेंट इस बार जो राना सनाउल्लाह ने अब ये खुलकर बातें भी कर दी हैं, उन्होंने कहा जी हम इसलिए लड़ रहे हैं हतमी लड़ाई कि इस बार एस्टैब्लिशमेंट अदलिया के साथ नहीं है। दिस इज द ओनली रीजन के पार्लियामेंट डिसाइडेड टू फाइट। देखिए, ये बात ठीक कह रहे हैं राना सनाउल्लाह साहब,
लेकिन बात यह है कि राना सनाउल्लाह साहब इस टाइम ड्राइविंग सीट के ऊपर नहीं है। सही। ड्राइविंग सीट के ऊपर शहबाज शरीफ साहब खुद हैं। सही। इसलिए राना साहब के पास भी जो इन्फॉर्मेशन है वो सेकंड हैंड इन्फॉर्मेशन है। सही। और जो ड्राइविंग सीट के ऊपर इस वक्त जो बात कर रहे हैं, जैसे आपको आपके प्रोड्यूसर कान में बात करते हैं ना, इस तरह जो शहबाज शरीफ साहब के कान में जो बातें आ रही है ना, वो लंदन से आ रही है और वो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ कर रहे हैं। मतलब आप समझते हैं कि मियां साहब तमाम फैसलों में ऑन बोर्ड हैं। मियां साहब ने तो जलबाजवा के जमाने में कह दिया था कि अगर किसी ने मार्शल लॉ लगाना है तो लगाएं। सही। ठीक है, हम इसके लिए भी रेडी हैं। सही। तो बेसिकली इस मर्तबा गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू गो ऑल इन। ओके। और अच्छा, जो खान साहब की आज की पेशियां हैं, आप चूंकि अदालत को भी कवर करते हैं, हमने नहीं देखा कि अदालतों से इतना रिलीफ किसी पॉलिटिशियन को मिला हो। आपने कभी देखा है खान साहब को जिस तरीके से पेशियों पे पेश होने के लिए अदालतें इंतजार कर रही हैं, 4-4 घंटे जजेस बैठ रहे हैं, ऐसा कोई प्रेसिडेंट सामने आता है? आप ये देखें कि कल भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उन्होंने कहा था कि अदालती वक्त तक हम इंतजार करेंगे, उसके बाद हम आपकी एप्लीकेशन को या रिजेक्ट कर, आपकी जो बेल दी हुई है आपको इंटरिम वो रिकॉल कर लेंगे, वापस ले लेंगे। सही। लेकिन फिर उन्होंने नहीं की। सही। फिर उन्होंने आज की मोहलत दी। यार कहाँ इस तरह तो होता फिर है? मरियम नवाज का वो लाडला है जी, कि वो लाडला है, अदालतों के लाडले हैं। अब लाडले की और तारीफ क्या है आप मुझे बताएं। सही। एक आम लिटिगेंट के लिए सही। जिसने अपनी बेल लेनी है, सही। उस अब ये देख लें, शाहिद खाकान अब्बासी भी साबिक वजीर आज़म, अब गुज़िश्ता समात के ऊपर अब इनके वकील तक नहीं गए तोशाखाना में। सही। अब कल फिर तोशाखाना केस की समात है। सही। उसमें मामला क्या था, पहले इनको बुलाया जा रहा था फर्द जुर्म आयद होने के लिए। हसन, आपको नहीं लगता खाना के अंदर कल क्या होना है? ठीक है, कल होना है उसकी मेंटेनेबिलिटी के ऊपर मामला चलेगा जी। अब इस वक्त जो सूरत हाल है, खान साहब को ये लगता है या उनके जहन में ये बात आ गई है कि एक ज़माने में मरियम नवाज ने प्रेशर बिल्ड किया टूवर्ड्स एस्टैब्लिशमेंट, और दैन वो जो कहते थे कि मज़ाहमत होगी तो मफ़ाहमत होगी, क्या खान साहब को भी इसी तरह मज़ाहमत के बाद कोई मफ़ाहमत मिलने की उम्मीद या इत्तला है, जिसकी वजह से आज भी जो उन्होंने गुफ्तगू की दोबारा इदारों से मुंसलिक जो लोग हैं, मैं कई प्रोग्राम्स में ये कह चुका हूँ कि वो जिन साहब को हदफ तनकीद का निशाना बनाते हैं, उनकी इस पोस्टिंग से पहले पाकिस्तान उन्हें नहीं जानता था। उनकी KP में, बलूचिस्तान में, मुख्तलिफ इलाकों में, कराची में क्या खिदमात रही हैं किसी को नहीं पता, उनका क्या रोल रहा है। लेकिन खान साहब ने उनको इतना पोलिटिसाइज कर दिया है कि आपको वो अपने पूरे कैरियर में जो उनकी सक्सेस स्टोरीज हैं उनको साइड पे रख के वो एक विलन की सूरत में नजर आते हैं। असल में खान साहब ये कर रहे हैं कि वो नरमी का नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं। असल में जो इस्टेब्लिशमेंट माजी में करती रही है, वो जो डंडा लेकर फैंटी लगाती है सियासतदानों को, उस तरह खान साहब को फैंटी लगना शुरू पड़े तो खान साहब ने एक लफ्ज़ नहीं बोलना, खान साहब ने एक लफ्ज़ नहीं बोलना। असल में वो उनकी शराफत का नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं। अब कहते हैं जी कि वो उन्होंने फ़लाँ को उठा लिया, फ़लाँ को उठा लिया, अपने ही जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं उनको गायब करते हैं, उनको कुछ दिन बाद प्रोड्यूस कर देते हैं, कहते हैं जी कि इनको फ़लाँ बंदे ने उठाया था। अब ये बताएं कि अगर उठाया था तो वो कोई कंप्लेंट फाइल कर देना। 1000 रिट आपने फाइल की हुई है हाई कोर्ट्स में, लाहौर हाई कोर्ट में ही जो है आपका अजहर मशवानी या बाकी लोग वो रिट फाइल कर दें उनके खिलाफ जिन्होंने उठाया है, बुला लें उनको। सही। अगर हाई कोर्ट्स हैं इस हद तक आपको रिलीफ मिल रहा है, जब आप कहते हैं कि आपको इंसाफ मिल रहा है अदलिया से, लाहौर हाई कोर्ट से, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से, तो जाएं, क्यों नहीं जा रहे? सही। हसन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हसन अयूब हमारे साथ थे इस सेगमेंट में। कल सुबह अदालत में दोबारा 3 रुकनी बेंच के सामने जो केस होगा वो इंतहाई अहमियत का हामिल होगा, लेकिन साथ साथ जो पार्लियामेंट में गुफ्तगू जारी है और अदालत से जिस किस्म के फैसले आ रहे हैं उससे बज़ाहिर नहीं लगता कि कशीदगी कम हो रही है। इस हफ्ते से हमें शाहिद रिंद को इस हफ्ते मुझे शाहिद रिंद को इजाज़त दीजिए। अगले हफ्ते आपसे मुलाकात होगी।